मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। निश्चयवासी जीव की चर्चा के उपरांत व्यवहारवासी की चर्चा हम कर रहे हैं। भूमिका के प्रकरण के पश्चात सर्वप्रथम कुल अपेक्षा, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, मिथ्या दृष्टि, ये प्रकरण हमारा चला। उसके बाद परीक्षा रहित, आज्ञा प्रधानी, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, मिथ्या दृष्टि, ये प्रकरण हमने कल प्रारंभ किया हुआ था। कल आधी चर्चा इस बारे में हुई थी। आज बची हुई आधी चर्चा को पूर्ण करके इस प्रकरण को हम कंप्लीट करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले कल का जो अपना प्रकरण हुआ था उसका थोड़ा सा एक रिविजन करते हैं। सबसे पहली बात, पंडित साहब कहते हैं यदि बस ग्रंथों में लिखी बात को ही आज्ञा मानने से यदि तू धर्मात्मा होगा तो ऐसी बात, इस अपेक्षा से तो फिर सभी जन धर्मात्मा सिद्ध होंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने मजहब का, अपने अपने धर्म के जो ग्रंथ है उनके अनुसार उनको फॉलो करता है, तो सभी जन धर्मात्मा सिद्ध होंगे। किसी को अन्य अधर्मात्मा ये कैसे कह सकता है? बात एक। फिर वो प्रश्न करता है कि आज्ञानुसार ही तो चलना चाहिए, क्योंकि 10 प्रकार के सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्तो नामक एक सम्यक्तो बताया है। धर्म ध्यान, 4 धर्म ध्यानों में आज्ञा विचय धर्म ध्यान बताया गया है, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित अंग इस प्रकार बताया गया है। तो तीनों का तात्पर्य क्या समझना? तो पंडित साहब आज्ञा सम्यक्तों के बारे में जो कुछ कह रहे थे, कल अपन ने उसकी चर्चा की थी। एक मिनट, हाँ, चर्चा हालांकि पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा सा प्रकरण बचा जरूर था, बट कल जो चर्चा हुई थी उसको देखते हैं। सर्वप्रथम पंडित साहब कहते हैं, देख, जिन ग्रंथों की तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा तो परीक्षा कर सकता है, उनकी तो परीक्षा करके ही उनका निर्णय करना। बात एक। बात दो, जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कई सारे कथन मिलेंगे जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, वहाँ पर तो तुमको फिर अनुमान से ही मानना पड़ेगा, आज्ञा ही से मानना पड़ेगा, ये बात है। अब 2 ग्रंथों में अलग अलग बातें मिलती है। सो पंडित साहब कहते हैं कि देख, अगर तो वे दोनों प्रकरण सेम कंक्लूजन दे रहे हैं तब तो दोनों की बात मान लेना, दोनों कथन सही है, अपेक्षा सहित जान लेना। अगर दोनों कथन में कुछ अलग अलग बात निकल रही है, जैसे अपन ने देखा था त्रिगुणावा सत्य गुणावा, बराबर, तो कौन सा सही समझना? तो बात ऐसी है ना कि परीक्षा करना इसमें, उन ग्रंथों में जिन जिन कथनों की तुम प्रत्यक्ष और अनुमान की अपेक्षा से परीक्षा कर सकते हो, उनकी परीक्षा करना। और अगर वे तर्क की कसौटी पर सही उतरे तो बचे हुए समस्त कथनों को भी तुम आज्ञा से प्रमाण मान लेना, उनको योग्य मान लेना। और अगर इन परीक्षा वाले कथनों में ही तुमको फॉल्ट दिखे, बस अब समझ लेना कि बाकी सारी प्रोसेस में भी गलती होगी, बाकी सारे कथनों में भी गलती होगी। पंडित साहब कहते हैं, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन कथन की अप्रामाणिकता मानना। फिर वो कहता है कि किसी शास्त्र में कुछ कथन कैसा भाषित होगा, किसी शास्त्र में प्रमाणाभास लगेगा। फिर से वो क्या कह रहा है, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित होगा तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित होगा, मतलब शास्त्र टू शास्त्र फर्क पड़ता जाएगा। तब क्या करना? अब पंडित साहब कहते हैं, देख, अगर
वे सच्चे ग्रंथ हैं होंगे तो आप्त अनुसार ही वचन होंगे। जो तीर्थंकर द्वारा गणधर के पास गए, गणधर ने उसको सूत्रबद्ध किया, फिर आचार्यों के पास आए, परवर्ती आचार्यों के पास आए, उसके बाद हमारे विद्वानों के पास आए। तो ग्रंथ क्यों अगर टटोलेगा तो ये तो परंपरागत सर्वज्ञ ही की वाणी है, और सर्वज्ञ की वाणी बोलिए कभी भी राग द्वेष युक्त नहीं होती, क्योंकि भगवान वितरागी है, वे राग द्वेष युक्त क्यों बोलेंगे। और ना ही झूठी है, क्योंकि वे सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है उसके झूठ बोलने का कोई प्रसंग नहीं बनता, बराबर। तो असत्य वे कहते नहीं है, और राग द्वेष युक्त भी कुछ कथन करते नहीं है। तो उनके कथन में कुछ गलती मिलेगी ये संभव ही नहीं है। पंडित साहब का कॉन्फिडेंस देखना, उनके कथनों में कुछ गलती मिलेगी पॉसिबल ही नहीं है। तूने ही परीक्षा ढंग से नहीं की होगी, तेरी ही गलती होगी, तू दूसरों के ऊपर आरोप मत लगा। फिर वो कहता है नहीं साहब, छद्मस्तों से तो अन्यथा परीक्षा हो सकती है। पंडित साहब कहते हैं देख, सच्ची और झूठी अगर दोनों वस्तुओं को कसेगा और प्रमाद रहित परीक्षा करेगा तो बराबर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मुझे बताइए, जैसे कोई बच्चा परीक्षा के लिए अपीयर कर रहा है, एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहा है, तो उसमें उसको कुछ एक लेक्चर्स दिए गए थे जो उसको कंप्लीट करने हैं। ये लेक्चर्स वगैरह देखना, इसका अच्छे से अभ्यास करना, और फिर तुम्हें परीक्षा के लिए अपीयर होना है। अब मुझे बताइए, उस बच्चे ने लेक्चर तो सारे देख लिए, बट उसको कुछ भी पूछो उसको कुछ भी नहीं आता है। मुझे बताइए, क्या उसने सही मायने में वो पढ़ाई की है? लेक्चर तो देखे हैं बट पढ़ाई की है क्या? नहीं की है। तो अरे तू तो प्रमादी रह करके लेक्चर सुनता था, तू तो लेटे लेटे बस वो लेक्चर चल रहा है, तू बस ऐसे ही आराम से पड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है, बस वो टीचर जो सिखा रहा है वो सिखा रहा है, वो तो लिखते जा रहा है धड़ाधड़, तू तो बस अपना कुछ मोबाइल में चिट चैट करने में, हाँ हाँ जान रहा हूँ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ कहते हुए तू मोबाइल में चिट चैट करने में लगा हुआ है। ये तो गलत बात है ना। प्रमादी होकर के यदि तू उद्यम मतलब प्रमाद रूप तेरी परिणति होगी तो रिजल्ट तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। अप्रमादी होकर के, अनलसेन, अतंद्रालु होकर के उत्साह से इस मार्ग में बढ़ना आवश्यक है। परीक्षा पूर्ण उद्यम पूर्वक ही की जाती है, प्रमादी होकर के नहीं। ठीक है, वो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, उसको शंकाकार को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहा है इतने सारे कथन मिलते हैं, इतने सारे कथन हैं, किन किन की परीक्षा करना। पंडित साहब उसको एक बात कहते हैं, देख देव शास्त्र गुरु 1, 7 तत्व 2, इनका तो तुझे किसी भी हालत में श्रद्धान करना ही करना है। श्रद्धा मतलब परीक्षा करके ही श्रद्धान करना है। तो देखम देखी इनको नहीं मान सकता। कोई कहेगा ये भगवान है इनको मानो, तो पूछने लग जाएगा। कोई कहे ये गुरु है इनको मानो, इनको नमस्कार करो, तो उनको नमस्कार करने लग जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। परीक्षा करो, स्वयं अपनी अकल लगाओ, और फिर ही देव शास्त्र गुरु के सामने झुकना, 7 तत्व आदि का निर्णय करना। अगर अन्यथा लोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, पंडित साहब एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर लाइन है। देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय का पोषण होता है। ठीक है, वो आपने, अगर तुम्हें देव शास्त्र गुरु का ही स्वरूप कहीं गलत मिल गया तो समझ लेना चाहिए वो वक्ता ही अपने विषय का पोषण कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक मुझे लगता है अपनी चर्चा कल तक हुई थी, आज यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। देखिए, देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। अब देखो क्या कह रहा है वो, देवादिक का अन्यथा कथन तो चलो मान के चलो, ये तो मान लिया हमने कि देवादिक का कथन तो उसने अन्यथा कर लिया, बट उसी शास्त्र में अन्य अन्य बातें हैं, वो उनको क्यों अन्यथा रूप से लिखा। फिर से प्रश्न में दोबारा समझाता हूँ क्या है। शंकाकार का ये प्रश्न है, चलो ये मान लिया कि विषय कषायवश उसने देवादिक का स्वरूप भी पलटा दिया, वो अप्रयोजनभूत वस्तु में भी अन्यथा क्यों लिख रहा है।
अप्रयोजनभूत में भी अन्य कथन अन्यथा किस लिए कर रहा है, अन्य कथन अन्यथा किस लिए कर रहा है, मतलब जो प्रयोजनभूत के अलावा भी जो बातें हैं उनमें क्यों अन्यथा कथन कर रहा है, ऐसा उसका प्रश्न है। हाँ, एक बात समझना, जब तक कि दुकानदार कुछ नई चीज़ लेकर के नहीं आता उसका माल नहीं बिकता है। मैं आपको बताऊं, उदाहरण दे रहा हूँ, फटाक से समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, आपके गली मोहल्ले में ये टेम्पो भर भर करके कोई सब्जी फल वाला बेचने को आता है या नहीं आता है? कोई आते हैं, बराबर। अब कोई कैसे बोलता है, बहुत एकदम सॉफ्ट टोन में बोलता है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि लौकी 10 रुपए का एक, और करेला 10 रुपया पाव, और क्या है, ककड़ी 15 रुपया पाव। इस प्रकार से बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते जा रहा है। और कोई एक आधा टेम्पो वाला होगा, वो कैसे बोलेगा, ये चले ककड़ी है, ये चले करेला है, चला ऐसा थोड़ा टोन बदल बदल करके बोलेगा या नहीं बोलेगा। अब मुझे बताइए, रोज 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 वही सुन सुन करके सबके कान पक गए। अब ये नया आदमी आया, इसने एकदम से अलग टोन में अपनी मार्केटिंग की, उसका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा? आप सोच करके विचार करके बताइए। ये फैक्ट है कि ऐसा ही होता है। कोई थोड़ा नवीन आदमी आए, उसका माल फटाफट बिक जाता है। और क्यों, लोगों को भी थोड़ा कुछ नया चाहिए होता है, बराबर। बस जब तक अपने पास पब्लिक इकट्ठा करने के लिए, देखो पब्लिक इकट्ठा करने के लिए अपने पास कुछ अलग होना चाहिए। जैसे मुझे बताइए, क्या कांग्रेस देश हित चाहता है? जी हाँ चाहता है। क्या बीजेपी देश हित चाहता है? जी बीजेपी भी देश हित चाहता है। तो कांग्रेस वाला अपने पास पब्लिक को कैसे इकट्ठा करेगा, बीजेपी वाला अपने पास कैसे इकट्ठा करेगा? तो सभी ने कुछ अलग अलग अपने अपने तत्व बना दिए, ठीक है, सभी ने अपने अपने अलग अलग तत्व बना दिए, अपने अपने प्रिंसिपल्स बना दिए, जिसके आधार पर वो उसको प्रोपोगेट करते रहते हैं और प्रचार प्रसार करते रहते हैं उनके उनके अपने पक्ष का। जब तक कि कुछ थोड़ा नया ना मिले, नया कुछ भी चालू नहीं होता है। अगर वही के वही फीचर्स मुझे तू नई कंपनी खोल करके दे रहा है, तो पुराने प्रोडक्ट में भी तो वही सारे फीचर मिल रहे थे मुझे। तू नई कंपनी खोलेगा, मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों लूँ? वही के सारे फीचर मुझे पहली कंपनी के प्रोडक्ट में मिल रहे थे, तो तेरे प्रोडक्ट के पास क्यों आए? बस इसी के लिए होता है कि थोड़ा कुछ अलगपना नज़र आए। तो अलगपना नज़र आने के लिए जो बाकी के कथन है, जो अप्रयोजनभूत कथन है, उनमें भी अन्यथा निरूपण किया जाता है। और देवादिक का अन्यथा प्ररूपण तो किया ही जाता है। मुझे बताइए, क्या कहूँ मैं, कोई व्यक्ति होगा जिसको बराबर से ये पारख है क्या, कि ये गेहूँ अच्छा है, ये गेहूँ अच्छा नहीं है, ये दूध अच्छा है, ये दूध अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है। अगर कोई उसमें एक्सपर्ट हो, वो पहचानने में एकदम एक्सपर्ट हो, तो उसको चाहे उस प्रकार का तुम वैरायटी दिखाओ, वो इतना पागल नहीं है कि तुम उसमें जो क्या कहना चाहिए, जो अनवांटेड चीज़ें भी घुसा दिए हो ना, चतुर व्यक्ति तो उनको बाजू में करके ही अपनी अच्छी वस्तु छांट करके लेता है। ये चतुर व्यक्ति की ये पहचान होती है। पंडित साहब पेज नंबर 12 पर एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई मोतियों का व्यापारी ठग है, जो झूठे नकली मोतियों को बेचता है, ठीक है, पारखी तो बोलो, पारखी तो बराबर से झूठ को झूठ और सही को सही ही मानेगा, ठीक है। और यदि मान के चलो पारखी भी उसको आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाए,
अरे लगभग 100 में से लगभग 99 उसने बराबर पहचान लिए, एक वो बराबर नहीं पहचान पाया, एक मोती में वो ठग गया। आपको क्या लगता है आगे आने वाला जो पारखी होगा क्या वो भी उसको ऐसे ही छोड़ देगा या उसकी भी वो भी परीक्षा करेगा और जो बचा हुआ एक झूठा मोती था उसको वो हटा देगा? बराबर है ना। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि चतुर व्यक्ति तो परंपरा चलने देंगे नहीं। ये ऐसा पेज नंबर 12 पर एक उदाहरण दिया। पेज नंबर 178 पर भी सिमिलर प्रकरण मिलता है। पेज नंबर 178, आइए थोड़ा सा वहां से भी थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं। देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं। अब एक बात समझना, ये प्रकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ की बात भी थोड़ी मैं और इलेबरेट करना चाहता हूँ। जो पेज नंबर 216 पर दिए है ना, पंडित साहब क्या कह रहे हैं, देख अपना माल बेचने के लिए थोड़ा सा खरा माल भी देना पड़ता है, बट कुछ हटके तो देना पड़ेगा। और हटके कहाँ पर देंगे? प्रयोजन भूत में तो तुमने वैसे ही अलग बात कह दी, अब बचता क्या? अप्रयोजन भूत। तो अप्रयोजन भूत में भी तो कुछ उल्टी सीधी बातें लिख देगा और कहेगा कि ये तो चलता है और वो तो चलता है और ऐसी ऐसी बातें लिख देगा। बराबर है ना। कहने की बात मेरी इतनी है कि ठग अपने माल को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसको सत्यता भी साथ में रखनी पड़ती है, नहीं तो सीधा पकड़ा जाएगा। मुझे बताइए ना, ये इतने राजनेता के लोग हैं, आपको क्या लगता है सारा का सारा एक नंबर में ही कमाते होंगे? ये एक नंबर का ही पैसा आता होगा? अरे अधिकांश तो इनका 2 नंबर में पैसा आता है, अधिकांश इनका 2 नंबर का पैसा होता है। तो कोई ये कहे आपके तो बड़े मज़े हैं और इतनी सारी संपत्ति है। हाँ, अगर मुझे बताइए, अब मैं कैसे कहूँ, वो दिखाने के लिए क्या दिखाता है? ये नेता लोग दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं? दिखाते ऐसा है कि देखो मैं ये 1 नंबर का कमाता हूँ, मैं इसमें इतना इनकम टैक्स में दिखाता हूँ। ये बीच में ऐसा हुआ था ना, जो भूतपूर्व अपने राष्ट्रपति थे, कौन? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो उन्होंने एक बार ऐसे स्पीच में कहा कि मैं दर महीना टैक्स भरता हूँ। बाद में हालांकि वो बात प्रकरण ही अलग है, क्योंकि लोगों ने बाद में उनको फिर कहा कि प्रेसिडेंट साहब आप जानते भी है प्रेसिडेंट की इनकम कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स नहीं लगता, आप कैसे टैक्स भर रहे हैं? ठीक है, लोगों ने बाद में ऐसे ऐसे कमेंट डालना चालू कर दिए। हालांकि मुझे वो कहना नहीं है, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि दिखाते हैं कि ये देखो मैं इतनी इतनी इनकम कमा रहा हूँ, मैं इतना इतना टैक्स भरता हूँ। अच्छा, और 2 नंबर का पैसा है उसका क्या बाबा? 2 नंबर का पैसा क्या है? तो देखो दिखाने के, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, ऐसी कुछ बात है। तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा माल तो दिखाना पड़ेगा ना, नेता लोगों को भी दिखाना पड़ेगा, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। भाई इतना टैक्स हम भरते हैं, हम भी देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट करते हैं, आदि आदि फलाना ढिमका, उनको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो जन आक्रोश हो जाएगा फिर, ठीक है। बस वैसी ही बात है, अपना माल चलाने के लिए, खोटा माल चलाने के लिए थोड़ा खरा माल भी डालना पड़ेगा, अन्यथा कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो ना, किसी को कोई तेल का व्यापारी है, मान के चलिए कोई तेल का व्यापारी है, ठीक है। अब तेल का व्यापार करता है, सैंपल के रूप में वो कैसा तेल दिखाएगा? या फिर कोई फल सब्जी का व्यापारी है, वैसा ले लो, चलो कोई फल सब्जी का व्यापारी है, जो सैंपल के रूप में दिखाते हैं वो कैसा आम होता है, वो कैसा सेब होता है? बहुत बढ़िया होता है, मतलब लगे तो अरे, और वो तो ऑफर भी करता है, लोग खा के देखो, चख के देखो, वो तो दिखाता भी है, लोग खा के देखो कितना मीठा है, तुमको समझ में आएगा। और उसके आधार पर मैं वैसे बताता हूँ, हाँ एक थोड़ा सा हटके बात है ये, जब भी हम बाहर सब्जी फल वगैरह लेने जाते हैं, कोई कहेगा कि ये अंगूर चख के देखो तो पता, तो कितनी मिठास है वो पता चलेगा, ये सेब चख करके देखो, ये आम चख करके देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा ये कितना मीठा है, कितना ज़ोरदार है, कितना रसदार है। गलती से भी नहीं खाना। क्यों? बात एक,
शुद्धता का कोई वहाँ पर विवेक रहता ही नहीं है। कोई म्लेच्छ मुसलमान आदि बेचेगा और उसी के हाथ का अपन खाएंगे, ये कैसे बात बनेगी? ये बात नहीं बनती है। बात एक। बात दो, वो ढंग से ना धोया गया है, उसके ऊपर कितने जीव जंतु आदि बैठे होंगे, ये कैसे हम उसका डायरेक्टली सेवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सेवन। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं खाना चाहिए, चखने के नाम पर भी नहीं। तो फिर कैसे निर्णय करें ये लेना है नहीं लेना? इतना मात्र कर सकते हैं, गंध के ऊपर से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, स्पर्श के ऊपर से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा ये कितना टिकेगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, या मीठा होगा नहीं होगा। और जैसे आम के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, जैसे आम मीठा होता है ना, तो उसको ना ऐसे क्या कहना चाहिए, झुर्रियाँ आने लगती है, थोड़ी 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 ऐसी झुर्रियाँ आने लगती है। और वो थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आया वाला आम होता है, वो काफ़ी मीठा होता है। ये आपने अगर नोटिस किया होगा तो काफ़ी मीठा होता है। क्यों? वो परिपाक हो गया है, अभी उसका पूरा परिपाक हो गया है, तो मीठा ही मिलेगा। तो और स्मेल के ऊपर से तो अनुमान लगा ही सकते हैं। तो कई सारी और तरकीबें हैं, खाना ये कभी भी ऑप्शन नहीं हुआ करता है। चलो, मैं तो क्या बता रहा था, मैं तो ये बता रहा था, वो सैंपल दिखाने के लिए इतना अच्छा डेमो दिखाता है, इतना सैंपल अच्छा दिखाता है, और असली माल लेकर के आएंगे, सारा का सारा सड़ा हुआ, खराब और खट्टा और ऐसा ही मिलेगा। मतलब हमारी अपेक्षा के खरे उतरा ही नहीं वो, ऐसा माल मिलेगा तो कितनी दिक्कत होगी। बस यही बात है। ये दिखाए उसको अपना माल बेचना है, तो माल बेचने के लिए उसको एक अच्छा आम तो रखना ही पड़ेगा ना, वैसी बात है। आइए 178 पर क्या लिखते हैं, बीचों बीच देखिए, बीचों बीच मतलब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में बीचों बीच, तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। ओके, अब यही बात आप यहाँ पर 216 पर भी पढ़िए। आइए मैं प्रश्न भी पढ़ता हूँ और समाधान भी पढ़ता हूँ। देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए? अन्य कथन मतलब प्रयोजन भूत को छोड़ करके जो बाकी के थे उनको भी गलत क्यों लिखा? देखो, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। वहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बहुत प्रकरण पेज नंबर 12 और पेज नंबर 216 इन प्रकरणों से मिलता, अरे 216 ही कह रहा हूँ, 278, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 278, ये दो प्रकरण अपन ने इसके आधार के रूप में देखे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? नहीं है? देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पंडित साहब आगे कंटिन्यू करते हैं। परीक्षा ढंग से करेगा ना तो जैन धर्म ही तुझे सच्चा प्रतीत होगा। जैन धर्म तुझे लगेगा कि जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, ऐसा होगा। और फिर से आई एम सॉरी, आई रिपीट, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे परीक्षा करते जाएंगे वैसे वैसे उस प्रत्येक वो जो वस्तु है जिसका निर्णय किया जा रहा है वो वस्तु के ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। जैसे जैसे परीक्षा पास होते जाती है सामने वाले का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। ऐसी बात यहाँ पर भी जानना, ठीक है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जैन मत के जो मूल प्रवर्तक है कौन? तीर्थंकर भगवान, अरहंत केवली। ये तो रागी द्वेषी नहीं है, ये तो सर्वज्ञ है।
तो ये क्यों गलत कुछ बोलेंगे, ये तो झूठ कुछ बोलेंगे नहीं, ना ही कुछ करेंगे। मतलब इस जो आज्ञा मानने से सच्चा श्रद्धान होगा उसको तुम आज्ञा सम्यक तो जानना, ठीक है। बस जिनागम में लिखा है उसको एज इट इज़ फॉलो करना, वो नहीं, उसको कभी भी आज्ञा सम्यक तो नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, और आज्ञा विचय धर्म ध्यान की परिभाषा एक लाइन में निपटा दी, और वहाँ एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब चाहे तो इसके आगे का भी एक प्रकरण कंटिन्यू के रूप में ले सकते हैं और उसको दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इसका अगला पैराग्राफ बनेगा 217 का जो है ना, वहाँ पर तीसरा पॉइंट बनेगा। तीसरा पॉइंट किसके लिए, निशंकित अंग का, ठीक है। चलो, कहाँ था मैं, देखो 6 डाला की वो पंक्ति बोलना, कोटि जन्म तप तपे, ये पंक्ति पूरी करना। बोलिए, 6 डाला सभी ने पढ़ी हुई है। बराबर, करेक्ट। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तय सहज टरते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। देखो क्या बात कह रही है, हाँ, आत्मज्ञान के बिना बिल्कुल भी सुख नहीं पाए तुमने, और करोड़ों वर्ष तक तब तुम तपो, कुछ फायदा नहीं है, एक आत्मज्ञान नहीं होगा बेटा, तुम्हें तो डूबना ही है, ठीक है। चलो, चलो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक तो व धर्म ध्यान हो जाए, तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेयक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक तो व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा पैराग्राफ कह सकते हैं, आपको टफ लगे तो क्या करें, बट नॉर्मल सा पैराग्राफ था ये। और अब ये देखो 3 बातें थी ना निशंकित वगैरह की, और उसमें से तीसरा पॉइंट निशंकित का यहाँ पर प्रकरण उठाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं और पढ़ते के साथ ही अपन इसको एनालाइज करते हैं। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्तों के शंका नामक दोष होता है, सो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहाँ शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्तों में दोष लगता हो, तो अष्टसहस्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा, तुच्छना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे, प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया, इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सम्यक्तों के शंका नामक दोष होता है, सो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहाँ शंका नामक दोष लगता है। मतलब तुम निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुँचे और बस तुम्हें प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, ये कैसा है, एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, ऐसे ऐसे प्रश्न अगर तुम्हें उपस्थित हो रहे हैं तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो। बट मतलब वो क्या कहना चाहिए, वो शंका नहीं कहलाएगी, निशंकित अंग में शंका नहीं कहलाएगी, ठीक है। आवाज
मैं एक बात कहते कहते रह गया। हाँ, तो पंडित साहब अष्टसहस्त्री वालों को भी कोट कर रहे हैं। अष्टसहस्त्री के रचयिता कौन? आचार्य विद्यानंदी। ठीक है, आचार्य विद्यानंदी इस ग्रंथ के रचयिता है अष्टसहस्त्री के। तो उसमें तो साफ साफ लिखा है, आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ है। और एक बात समझना, वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता, और पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, ऐसा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, कितना बचा है? अरे अरे, प्रकरण थोड़ा लंबा ही है। कितना 38 हो गया है ना। चलो, इतना थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं कंटिन्यू आगे करना है नहीं करना है। बट ये 2 पैराग्राफ देखिए। मुझे बताइए, कोई फ्रॉड है, फ्रॉड करने वाला है। उसने लेटर में, चिट्ठी में क्या किया? अपने स्वयं की जगह किसी और का नाम डाल दिया और गलत रूप में उसको मार्केटिंग करने लग गया, गलत रूप से उसका मार्केटिंग करने लग गया। ठीक है, तो मुझे बताइए, यदि उसकी जांच पड़ताल न की जाए, तो क्या होगा? फंस जाएंगे, बराबर है ना। तो वैसी बात, वैसे उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। पंडित साहब कह रहे हैं कि कोई चोर, कोई ठग स्वयं चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी में किसी और का नाम दे रहा है। ये तो दिक्कत हो गई ना, ये कैसे चल सकता है? ये तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार पापी ने तो अपने अपने इष्ट अनुसार ग्रंथ तो बना दिए और नाम किसका मर रहे हैं? अरंत का। ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तू तो आप मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा, ऐसी बात लिखी है यहाँ पर। आइए 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं फटाफट। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। नाम, व्हाट इज इन द नेम? द नेम ऑफ रोज वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। बराबर है, गुलाब का नाम गुलाब ना होकर के जुलाब भी हो जाता, तब भी उसमें से उतनी ही गंध और सुगंध आती जितना कि पहले से आ रहा था। समझ में आ रहा है? कहाँ गए? वहाँ भी प्रमाणाधिक से परीक्षा करके व परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। ठीक है, जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। ठीक है ना, बहुत कड़क भाषा में कह रहे हैं, सीधा मिथ्या दृष्टि होगा, ऐसी यहाँ पर बात कही जा रही है। आगे का प्रकरण तो थोड़ा और लंबा चलेगा, लगभग ये 1-1.25 पेज चलने वाला है। देखते हैं, मुझे लगता है आज के लिए अपन रुक जाएंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।